अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। हम कानूनी शहादत ऑर्डर पढ़ रहे हैं जिसमें हम आर्टिकल 102 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल 103 करेंगे। ये आर्टिकल 102 की कंटिन्यूएशन है, उसी का ही सप्लीमेंट्री आर्टिकल है। द हेडिंग इज़ एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट। किसी भी ओरल एग्रीमेंट की एविडेंस को कैसे एक्सक्लूड किया जाएगा। When the terms of any such contract, grant, or other disposition of property or any matter required by law to be reduced to form a document have been proved according to the last article। अब यहाँ तक कि इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि देखें, जो आर्टिकल 102 था हमने पढ़ा, उसमें ये था कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है या कोई भी ग्रांट है, उसकी अगर टर्म्स को आप प्रूव करना चाहते हैं या किसी भी किस्म की डिस्पोजिशन की गई है प्रॉपर्टी की, उसको अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो आपको वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा उसकी टर्म्स को प्रूव करने के लिए। या अगर कहीं पे अलाउ है कि आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं तो आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट की, उस ग्रांट की टर्म्स को प्रूव करने के लिए। यहाँ तक ये कहा गया है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट था, कोई ग्रांट थी, कोई डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी थी जिसकी रिक्वायरमेंट थी लॉ के अंडर के उसको डॉक्यूमेंट में लिखा जाए और उसको अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 102 प्रूव किया जा चुका हो उसकी टर्म्स को, नो एविडेंस ऑफ एनी ओरल एग्रीमेंट और स्टेटमेंट शैल बी एडमिटेड। तो फिर इस सिचुएशन में जब उसकी टर्म्स प्रूव हो गई हैं, वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दिया गया है, तो उस के रिगार्डिंग किसी भी ओरल एग्रीमेंट या किसी स्टेटमेंट को एडमिट नहीं किया जाएगा एज बिटवीन द पार्टीज टू एनी सच इंस्ट्रूमेंट और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कंट्राडिक्टिंग, वेरिंग, एडिंग टू और सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम इट्स टर्म्स। कि आपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दिया तो उसकी टर्म्स प्रूव होगी अंडर आर्टिकल 102 रिगार्डिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट और द ग्रांट। तो इस सिचुएशन में फिर जो पार्टीज़ हैं उस कॉन्ट्रैक्ट की या उनके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, यहाँ पे क्लियर कट लिखा गया है कि पार्टीज़ या उनके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट वो बाउंड है, वो उसके रिगार्डिंग जो टर्म्स हैं प्रूव हो चुकी हैं उनके रिगार्डिंग उनको डिसप्रूव करने के लिए, उनको वेरी करने के लिए, उनमें कोई चीज़ ऐड करने के लिए कोई एविडेंस नहीं दे सकते, वो अलाउड नहीं है। ये जनरल रूल बता दिया गया है। लेकिन इसकी फर्दर आगे 6 एक्सेप्शंस हैं। प्रोवाइजो 1, any fact may be proved which would invalidate any document or which would entitle any person to any decree or order relating thereto, such as fraud, intimidation, illegality, want of due execution, want of capacity in any contradicting party, want or failure of कंसिड्रेशन और मिस्टेक ऑफ फैक्ट और लॉ। ये पहली एक्सेप्शन है। इसमें हमने लास्ट वीडियो जो 102 आर्टिकल पढ़े थे उसमें भी हमने इसको थोड़ा सा टच किया था कि देखें, ये टर्म्स के रिगार्डिंग तो आपको डॉक्यूमेंट ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उस डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी को चैलेंज करना चाहते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर आप ये कहते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है ये फ्रॉड के थ्रू किया गया है, इसमें कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, मिस्टेक ऑफ लॉ है, थ्रू कोर्शन करवाया गया है, थ्रू अनड्यू इन्फ्लुएंस करवाया गया। देखें, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर कट मेंशन है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको फ्री कंसेंट के दरमियान से किया जाना ज़रूरी है। अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इनवैलिड होगा, वो वॉइड होगा। यहाँ पे प्रोवाइजो में ये कहा गया है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को की वैलिडिटी को अगर चैलेंज करना चाहते हैं इन बेसिस पे फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, तो फिर आप उस सिचुएशन में एविडेंस दे सकते हैं। ये फर्स्ट एक्सेप्शन होगी। यानी ए और बी के दरमियान अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट को आप इस बेस पे चैलेंज करते हैं कि ये जो बी है ये तो माइनर था, तो इस बेस पे आप उस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी को चैलेंज कर रहे हैं क्योंकि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, तो इसके रिगार्डिंग आप एविडेंस दे सकते हैं। प्रोवाइजो 2, दूसरी एक्सेप्शन, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट एज टू एनी मैटर ऑन विच अ डॉक्यूमेंट इज साइलेंट or which is not inconsistent with its terms may be proved in considering whether or not this proviso applies. The court shall have regard to the degree of formality of the document. दूसरी एक्सेप्शन में ये बताया गया है कि कोई अगर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अगर कोई मैटर है जिसके रिगार्डिंग वो डॉक्यूमेंट वो साइलेंट है,
उसके रिगार्डिंग वो कुछ भी नहीं कह रहा, लेकिन फर्दर बाद में अगर कोई ओरल एग्रीमेंट हुआ था पार्टीज़ के दरमियान तो फिर उसके रिगार्डिंग आप वो पार्टीज़ जो हैं उसको उसके रिगार्डिंग एविडेंस दे सकती हैं। अगर इसको एग्जांपल से समझें तो एग्जांपल एफ़ है, illustration F. A orders goods of B by letter in writing. Nothing is said as to the time of payment. ए और बी के दरमियान गुड्स की डिलीवरी के रिगार्डिंग एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और इस रिगार्डिंग कुछ नहीं लिखा गया कि पेमेंट किस टाइम करनी है। एंड एक्सेप्ट द गुड्स ऑफ डिलीवरी, यानी कॉन्ट्रैक्ट जो था ए और बी के दरमियान हुआ उसमें सिर्फ ये लिखा गया था कि जैसे ही गुड्स रिसीव होंगी पेमेंट कर दी जाएगी, लेकिन एक्सेप्ट गुड्स ऑन डिलीवरी के गुड्स की डिलीवरी पे पेमेंट होगी, लेकिन टाइम नहीं बताया गया था। बी सूज ए फॉर द प्राइस, बाद में फिर वो गुड्स डिलीवर होगी लेकिन उसने पेमेंट नहीं की। ए मे शो दैट द गुड्स वर सप्लाइड ऑन क्रेडिट फॉर अ टर्म स्टिल अनएक्सपायर्ड, लेकिन यहाँ पे जब बी ने सूट फाइल कर दिया कि जी इसने पेमेंट नहीं मुझे की, तो इस रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट था। ए यहाँ पे ये कह सकता है कि जी देखें हम यहाँ पे हमारे दरमियान बाद में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि ये जो गुड्स वगैरह मैं ख़रीद रहा हूँ ये ऑन क्रेडिट ख़रीद रहा हूँ। अब इसके रिगार्डिंग टाइम के रिगार्डिंग पेमेंट की कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ये जो बाद में ओरल एग्रीमेंट हुआ है कि जी ये क्रेडिट पे जो गुड्स हैं वो डिलीवर की जा रही हैं और 1 साल का क्रेडिट है जो कि टाइम अभी तक गुजरा नहीं है, 1 साल अभी तक नहीं हुआ, तो ये प्ली वो वहाँ पे ले सकता है और इसको प्रूव कर सकता है। यही उस प्रोवाइज़ो में बताया गया कि अगर डॉक्यूमेंट के में जो कुछ भी टर्म्स लिखी हैं उनके रिगार्डिंग अगर किसी मैटर पे डॉक्यूमेंट साइलेंट है तो उसके रिगार्डिंग आप एविडेंस दे सकते हो। प्रोवाइज़ो 3, द existence of any separate oral agreement constituting a condition precedent to the attaching of any obligation under such contract, grant or disposition of property may be proved। अब यहाँ पे भी अगर बाद में कोई सेपरेट, देखें प्रोवाइज़ो 2 में भी ये था कि अगर कोई सेपरेट एग्रीमेंट हो गया हो पार्टीज़ के दरमियान बाद में तो उसके रिगार्डिंग आप एविडेंस दे सकते हैं जिसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट साइलेंट था। यहाँ पे भी ये इस प्रोवाइज़ो 3 में ये कहा गया है कि जो पार्टीज़ थी उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसको फॉर्म कर लिया, लेकिन बाद में अगर ओरल एग्रीमेंट के थ्रू कोई कंडीशन लगा दी गई कि अगर ये शर्त पूरी होगी तो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जाएगा, तो इसको कहते हैं कंडीशन प्रेसिडेंट, कि कोई शर्त लगा दी गई हो। यहाँ पे प्रोवाइज़ो 3 में ये कहा गया है कि अगर पार्टीज़ ने बाद में थ्रू एन ओरल एग्रीमेंट अगर कोई शर्त वगैरह लगा दी हो, कोई कंडीशन उसमें अटैच कर दी हो उस कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग और अगर वो पूरी ना की गई हो तो उसके रिगार्डिंग भी आप एविडेंस दे सकते हो उस ओरल एग्रीमेंट के दरमियान के रिगार्डिंग जो कि पार्टीज़ के दरमियान। अगर इस प्रोवाइज़ो 3 की एग्ज़ाम्पल हम दें तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान में हूँ, बी जो है वो इंग्लैंड में बैठा है इस टाइम, मेरे और उसके दरमियान एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो मुझे वहाँ से कोई गुड्स वगैरह डिलीवर करेगा थ्रू शिप। हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट रिटन फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद हम दोनों के दरमियान एक ओरल एग्रीमेंट होता है कि जी अगर तो ये शिप पाकिस्तान में पहुंच जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको इन्फोर्स किया जा सकेगा, क्योंकि फॉर इंस्टेंस अगर जैसे कोरोना की वजह से सप्लाईज़ वगैरह डिस्टर्ब थी तो इस वजह से हम बाद में ओरल एग्रीमेंट कर लेते हैं कि बी कहता है कि अगर तो ये शिप पहुंच गया पाकिस्तान में तो उस सूरत में इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स किया जाएगा। तो ये जो ओरल एग्रीमेंट है, ये जो हमने शर्त लगा ली है, जो कंडीशन लगा दी है, इसको कंडीशन प्रेसिडेंट कहेंगे। सो अगर बाद में ए या मैं अगर कोर्ट में जाते हैं तो ये जो ओरल एग्रीमेंट हमारे दरमियान हुआ था इसके रिगार्डिंग इसको प्रूव किया जा सकता है, इसके रिगार्डिंग एविडेंस दी जा सकती है। प्रोवाइज़ो 4, the existence of any distinct subsequent oral agreement to rescind or modify any such contract, grant or disposition of property may be proved, except in case in which such contract, grant or disposition of property is by law required to be in writing or has been registered according to the law in force for the time being as to the registration of document। प्रोवाइज़ो 4 में ये कहा गया कि अगर कोई एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है
तो हमारे दरमियान उसके बाद में लेटर स्टेज पे जाके हमारे दरमियान अगर उसको ख़त्म करने से रिलेटेड या उसको मॉडिफाई करने से रिलेटेड अगर हमारे दरमियान कोई ओरल एग्रीमेंट हो गया है तो उसके रिगार्डिंग हम एविडेंस दे सकते हैं। बट फर्दर इस प्रोवाइजो 4 में एक बात और ऐड कर दी गई है कि अगर उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवा लिया गया हो तो फिर इस सिचुएशन में हम एविडेंस नहीं दे सकेंगे उस ओरल एग्रीमेंट की कि जिसमें उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया गया था या मॉडिफाई कर दिया गया था। यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो हमने डॉक्यूमेंट जो इंस्ट्रूमेंट बनवाया है अगर तो उसको आपने रजिस्टर करवा लिया तो उसके रिगार्डिंग आप एविडेंस नहीं दे सकेंगे। आपका फ़र्दर जो अगर कोई ओरल एग्रीमेंट हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के लिए या उसको मॉडिफाई करने के लिए, लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट हमने रजिस्टर नहीं करवाया तो फिर हम इस सूरत में उसके रिगार्डिंग एविडेंस दे सकते हैं कि हमारा ये बाद में ओरल एग्रीमेंट हुआ था, ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है या इसको मॉडिफाई कर दिया गया है। प्रोवाइजो 5 ये यूजेज और कस्टम से रिलेटेड है। एनी यूजेज और कस्टम बाय विच incident not expressly mentioned in any contract are usually annexed to the contract of that description may be proved। अब ये देखें जो बिज़नेस होता है, जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन होती हैं, इसमें यूजेजेस और कस्टम्स वगैरह बहुत यूज़ की जाती हैं। जैसे कि फॉर इंस्टेंस के 50% अगर कोई बिज़नेस है उसके रिलेटेड एक कस्टम चली आ रही है बड़े लंबे अरसे से कि जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो 50% पहले पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लीमेंट होगा, ये एक कस्टम चल रही है। या फिर ये चल रही है कि इसमें जो पहुंच है जो गुड्स हैं उसको डिलीवर की, कोई बिज़नेस ऐसा है कि अगर तो गुड्स वो जो पहुंचेंगी तो उसका इतने उसकी प्राइस इतनी है। सो ये सारा कुछ कस्टम्स वगैरह हैं जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के साथ चलती हैं। यहाँ पे प्रोवाइजो 4 में ये लिखा गया है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें अगर तो उस बिज़नेस के साथ कोई कस्टम्स वगैरह हैं, कोई यूजेजेस वगैरह हैं जो लंबे अरसे से चलती आ रही हैं, जो अंडरस्टूड हैं, और अगर उनको जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट है हमारा उसमें मेंशन नहीं किया गया तो हम उनके रिगार्डिंग भी एविडेंस दे सकते हैं। बाद में अगर कोई डिस्प्यूट आ जाए तो उसके रिगार्डिंग हम एविडेंस दे सकते हैं कि ये कस्टम चली आ रही है, ये प्रैक्टिस है, ये ऐसे ही होता है, तो उसके रिगार्डिंग हम एविडेंस दे सकते हैं। एनी यूजेज और कस्टम बाय विच इंसिडेंट्स नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट में वो यूजेज वो कस्टम मेंशन नहीं की गई जो उस बिज़नेस के साथ अटैच होती है, आर यूजुअली अनेक्स टू द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, उस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ उस किस्म की यूजेजेस कस्टम्स वगैरह अनेक्स होती हैं, मे बी प्रूव्ड provided that annexing of such incident would not be repugnant to or inconsistent with the express terms of the contract। लेकिन वो फर्दर ये कह रहे हैं कि इस एक्सेप्शन की भी फर्दर ये इसके साथ प्रोवाइजो ये अटैच की है कि ये कॉन्ट्रैक्ट के साथ इन यूजेजेस को जो है वो इनकन्सिस्टेंट नहीं होना। बहरहाल अगर सिंप्लीफाई करें तो प्रोवाइजो 4 में यही है कि बिज़नेस के साथ, कमर्शियल ट्रांजैक्शन के साथ जो यूजेजेस वगैरह होती हैं अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं किया गया तो उनके रिगार्डिंग हम एविडेंस दे सकते हैं। दो वो कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि रिटन फॉर्म में, इवन देन हम उन यूजेजेस की एविडेंस दे सकते हैं कि इस बिज़नेस के साथ ऐसे ही। प्रोवाइजो 6 एनी फैक्ट मे बी प्रूव्ड विच शोज़ इन व्हाट मैनर द लैंग्वेज ऑफ एनी डॉक्यूमेंट इज़ रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग फैक्ट। ये प्रोवाइजो 6 में ये कहा गया है कि अगर तो डॉक्यूमेंट में जो लैंग्वेज यूज़ की गई है उसमें किसी किस्म की एम्बिग्विटी है तो उससे रिलेटेड एविडेंस दी जा सकती है कि ये जो लैंग्वेज है इसके मीनिंग ये हैं, इसके मीनिंग ये नहीं थे। तो उस डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज जो उस फैक्ट से रिलेटेड है उसके रिगार्डिंग एम्बिग्विटी अगर हो तो उससे रिलेटेड हम एविडेंस दे सकते हैं। तो ये 6 प्रोवाइजोस थी। देखिए आर्टिकल 102 और आर्टिकल 103 को अगर हम कंक्लूड करें तो इसमें सिंपल ये है कि अगर तो आप किसी कॉन्ट्रैक्ट की, किसी ग्रांट की, किसी भी किस्म की डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी को अगर प्रूव करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग अगर उस कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया चाहे वो रिक्वायर्ड था अकॉर्डिंग टू द लॉ या नहीं था तो वो आपको डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस करना पड़ेगा, या जहाँ पे उसकी सेकेंडरी एविडेंस अलाउड होगी तो वहाँ पे आप उसकी सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं उसकी टर्म्स को प्रूव करने के लिए। फर्दर यहाँ पे आर्टिकल 103 में ये कहा गया था कि जब एक डॉक्यूमेंट की टर्म्स जो हैं, डॉक्यूमेंट प्रूव हो गया इट मीन्स उसकी टर्म्स जो अंदर लिखी हुई थी वो सारी प्रूव हो गई, उसके बाद आप
किसी भी किस्म की एविडेंस नहीं दे सकेंगे उस टर्म्स को वेरी करने के लिए, उनको उनमें कोई चीज़ ऐड करने के लिए, कोई चीज़ निकालने के लिए, ये अलाउ नहीं है। डॉक्यूमेंट प्रूफ, टर्म्स प्रूफ, सिंपल, ये जनरल रूल आर्टिकल 103 में था। आगे इसकी प्रोवाइजोस थी, 6 इसकी एक्सेप्शन बता दी गई हैं। पहली बात कि आपने अगर डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी को चैलेंज करना हो तो आप उसके रिगार्डिंग एविडेंस दे सकते हैं। सेकंड, अगर कोई आप बाद में आपने कोई लेटेस्ट स्टेज पे कोई ओरल एग्रीमेंट कर लिया हो जिसके रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट हो तो आप उसके रिगार्डिंग एविडेंस दे सकते हैं। थर्ड में ये था कि अगर आपने कोई ओरल एग्रीमेंट बाद में कर लिया किसी कंडीशन प्रेसिडेंट से रिलेटेड तो आप उसके रिगार्डिंग एविडेंस दे सकते हो। फोर में ये था कि अगर आपने बाद में कोई ओरल एग्रीमेंट कर लिया हो उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के लिए या उसको मॉडिफाई करने के लिए, तो अगर तो वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उसके रिगार्डिंग एविडेंस दे सकते हो, लेकिन अगर रजिस्टर्ड है तो फिर आप नहीं दे सकते। प्रोवाइज़ो 5 में था कि जो कस्टम और यूजेजेस हैं जो कि किसी भी बिज़नेस के साथ चलती हैं, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी गई तो उनके रिगार्डिंग भी आप एविडेंस दे सकते हो। और लास्ट प्रोवाइज़ो में ये बताया गया था कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कोई लैंग्वेज है उसके रिगार्डिंग कोई एम्बिग्विटी हो, कोई डाउट्स हो, तो उसके रिगार्डिंग भी आप एविडेंस दे सकते हैं। आई होप ये मैंने क्लियर कर दिया होगा। आर्टिकल 103 बड़ा टेक्निकल है। थैंक यू वेरी मच जी। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।